हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। होपफुली आप सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। तो बच्चों, हम लोग अभी रिवाइज करने वाले हैं ऑप्टिक्स। जो भी बच्चे जेई मेंस में अपियर हो रहे हैं या नीट में अपियर हो रहे हैं, उन सबों के लिए रिवीजन भी इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैं सोचता हूँ थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखना है बच्चों, बिंदास। ऑप्टिक्स, दिख रहा है बच्चों? ऑप्टिक्स लिखा है मैंने, लेट मी चेक। यस। तो बच्चों, ऑप्टिक्स में हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले किए हैं रे ऑप्टिक्स में। तो अभी हम लोग करने वाले हैं, हम लोग के जो फॉर्मूले मिलने वाले हैं वो लेंस से भी मिलेंगे, मिरर से भी आएंगे, और रिफ्रैक्शन की जो चीज़ें हैं, अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ, सबके फॉर्मूले मिलेंगे। तो ध्यान से देखते हैं बच्चों, पहले कुछ फॉर्मूले को रिकैप कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने किया हुआ है लेंस फार्मूला, हाँ, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये लेंस फार्मूला है हमारे पास, ये लेंस फार्मूला है। और अगर हमारे पास कोई लेंस हो जिसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो और रेडियस R1 R2 हो, ये रेडियस R1 होगा और ये वाला रेडियस R2 होगा, तो हमें फोकल लेंथ इसके टर्म में लिखना है। तो क्या लिखेंगे? 1/f म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम -1 1/R1 -1/R2। तो बच्चों, इस फॉर्मूले को हमें समझना है। म्यू लेंस, जिस मटेरियल का जो लेंस बना है वो न्यूमरेटर में होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जिस मीडियम में लेंस को रखा गया है वो मीडियम है। अगर हम एयर की बात करें तो मीडियम हमारा एयर हो जाएगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, या फिर मीडियम चेंज भी हो सकता है। हम लोग अगर किसी मीडियम में रख दें, वाटर में रख दें, लिक्विड किसी और लिक्विड में रख दें लेंस को, तो उसके लिए हमारे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, दिस वन। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कि भैया हम लेंस को अगर बीचों बीच काट दें, है ना, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, अगर हमारे पास कोई है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऐसा, और इसको हम लोग अगर ऐसे बीच से काट दें, ठीक है, काटने के पहले इसका फोकल लेंथ f है, हमने इसको ऐसे बीचों बीच काट दिया, तो हमारे पास दो चीज़ें बनेंगी ना, एक तो ये और दूसरा ये, दो लेंस बनेंगे। तो कितना हो जाएगा फोकल लेंथ? 2f, और ये हो जाएगा 2f, राइट। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम लोग ऐसे काट दें आधा आधा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये दो लेंस ऐसे मिलेंगे, इनका फोकल लेंथ चेंज नहीं होने वाला, क्यों? इनका रेडियस, देखो एक फ्लैट सरफेस है तो इनका रेडियस चेंज हो रहा था, लेकिन दोनों पोर्शन का जो रेडियस है चेंज नहीं होने वाला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का भी चेंज नहीं हो रहा है, तो हमारे पास फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि जो हमारे पास इमेज बनने वाले हैं वो शार्प इमेज नहीं बन करके एक नॉर्मल इमेज बने जिसको देखने में प्रॉब्लम हो, राइट बच्चों, जिसकी इंटेंसिटी अच्छी नहीं हो, शार्प इमेज नहीं हो, वो हो सकता है। तो इसको आप लोग नोट कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो स्ट्रेट अवे ट्वाइस कर देंगे फोकल लेंथ। इस केस में फोकल लेंथ सेम रहेगा, माइंड इट। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक ऐसा लेंस है, हमने इसके आउटर सरफेस को सिल्वरिंग कर दिया, राइट, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, ये तो बोला जाएगा फाइंड द टोटल फोकल लेंथ। तो ये जो सिल्वरिंग ऑफ लेंस है बच्चे, ये क्या है? एक तो लेंस है प्लस एक मिरर है, दो फिगर को ये कंबाइन किए हुए अपने पास। इसकी फोकल लेंथ FL, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, इसकी फोकल लेंथ FM, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो अब जो भी लाइट यहाँ से जो भी आएगा बच्चों, वो ऐसे जाएगा, स्ट्राइक करके वापस जाएगा, यानी कि ये जो लेंस है इसका इस्तेमाल दो बार हो रहा है। तो टोटल कंबाइंड फोकल लेंथ लिखने का एक मैं तरीका बता देता हूँ आपको। 1 टोटल फोकल लेंथ ट्वाइस ये हो जाएगा ट्वाइस अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस प्लस 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर।
ये ध्यान में रखना है बच्चों। पावर भी फाइंड करने को आ सकता है, 1 अपॉन टोटल फोकल लेंथ है ये, तो टोटल पावर क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो लेंस आप लोग ध्यान से काम करना, हो सकता है कि कैलकुलेशंस के वक्त हमारे को साइन का ध्यान रखना है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। सिमिलरली कॉन्केव अगर हमारे पास लेंस आ जाए तो फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे, तो साइन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना गड़बड़ हो सकता है मामला। आगे करते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या होता है बच्चों, हमारे पास एक कोई लेंस है और ये स्क्रीन है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कोई, और टोटल डिस्टेंस ये d है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का टोटल डिस्टेंस d है, ठीक है बच्चों, और इसकी फोकल लेंथ f है। तो यहाँ पे क्या होता है, देयर आर 2 पॉसिबल पोजीशन ऑफ द लेंस फॉर विच वी गेट शार्प इमेज ऑन दिस स्क्रीन। क्या होता है बच्चों, 2 पॉसिबल positions for lens to get sharp image on the screen। इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए, ये जो D मेरे पास है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ, तभी ये पॉसिबल है। और इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है बच्चों नीट में, एम्स में। तो ये डिस्टेंस में डिराइव नहीं करने जा रहा हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ रिजल्ट याद कर सकते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4f सो दैट वी कैन हैव 2 अरेंजमेंट, 2 पोजिशन ऑफ द लेंस टू गेट द शार्प इमेज ऑन द स्क्रीन। इसको नोट कर लो बच्चों। हम बच्चों आगे कर लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसे हटा देते हैं, TIR। TIR में हम लोगों ने देखा हुआ है कि हमारे पास एक ऐसा कोई लिक्विड है, डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ लाई कर रहा है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से अगर रे निकलता है बाहर, दिस इज द रे कमिंग आउट। कोई भी रे अगर 90 डिग्री पे स्ट्राइक करता है सरफेस पे तो अनडेविएटेड जाता है, थोड़ा सा अगर डेविएट कर जाए तो ये और डेविएट करेगा। तो एक टाइम आएगा जब रे बिकम्स पैरेलल टू द सरफेस, ये 90 डिग्री, ये क्या रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री है और ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है I। तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, हमारे को यहाँ पर रे पैरेलल मिल गया। इसके बाद अगर और बड़ा एंगल देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो रे इनसाइड डेविएट हो जाएगा। ये दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस सिचुएशन को बोलेंगे क्रिटिकल सिचुएशन, व्हेन द रिफ्रैक्टेड रे बिकम पैरेलल टू द सरफेस। तो इसके लिए हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो वी कैन राइट म्यू ऑफ साइन IC। इसको साइन IC नाम दिया गया है क्योंकि क्रिटिकल एंगल है ये। इस सिचुएशन को क्रिटिकल सिचुएशन बोलते हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। दिस इज म्यू ऑफ द अदर मीडियम, अदर मीडियम कुछ भी हो सकता है, इनटू साइन 90, ठीक है। अगर अदर मीडियम मेरा एयर है, मान लेते हैं म्यू मीडियम अगर एयर है तो पूरा का पूरा क्वांटिटी 1 हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ IC 1 अपॉन म्यू। ये एयर के लिए है। अगर एयर नहीं है बाय द वे तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन IC म्यू मीडियम अपॉन म्यू ऑफ दिस डेंसर मीडियम।
ठीक है बच्चों, एयर के लिए और ये एनी अदर मीडियम के लिए, तो इसको आप लोग लिख लो, बड़ा इजी है। इसके बाद है एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ। एपरेंट डेप्थ, तो एपरेंट डेप्थ में क्या होता है, हमारे पास कोई ऐसा लिक्विड मीडियम है कोई, और हमारे पास यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा, दिस इज द ऑब्जेक्ट, आपको दिख रहा होगा। तो रे अगर निकलता है तो ये सीधा जाता है, और द रे कैन गो लाइक दिस विथ डेविएशन, दिस वन। अब देखो हम लोग तो यहाँ से देखते हैं ना रे को, यहाँ से देखते हैं ऐसे, तो हमें क्या लगेगा, हमें लगेगा यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट, हमें क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, दिस वन। दैट मीन्स ये इल्यूजन होता है। दिस इज एपरेंट डेप्थ एंड दिस इज रियल डेप्थ। तो हम लोग अगर यहाँ से यहाँ तक नाम दे दें T, दिस इज T रियल डेप्थ एंड दिस इज Y एपरेंट डेप्थ, दिस इज ऑब्जेक्ट O, इसको नाम देते हैं A, इसे नाम देते हैं B। सो और इसको नाम दे दो आप O डैश। सो B से O डैश तक है एपरेंट डेप्थ। अब फॉर्मूला क्या निकल के आता है इससे, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। ये तो एयर है, एयर से हम लोग देख रहे हैं, तो ये आपको फॉर्मूला भूलना नहीं है। रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच ऑब्जेक्ट इज लाइंग। दूसरा क्या है, ओ डैश इज द शिफ्ट, है तो रियल में ऑब्जेक्ट यहाँ पे, लेकिन हमें लगता है कि ओ डैश पे है, सो दिस इज कॉल्ड शिफ्ट। शिफ्ट मीन्स ओ डैश, दिस इज टी इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। ये भी आप याद कर लो, काफी काम का फॉर्मूला है ये शिफ्ट। ठीक है बच्चों, अब इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम लोग देख लेंगे अभी, इसको नोट कर लो। जहाँ तक शिफ्ट की बात है, कभी कभी मल्टीपल मीडियम दे देते हैं। मैं आपको मल्टीपल मीडियम का केस लेके बताता हूँ, ये फॉर्मूला इसको आप ध्यान में रखो। हमारे पास एक टैंकर है ऐसा, दिस वन, इसमें म्यू1 लिक्विड है, इसकी थिकनेस T1 है, इसमें म्यू2 लिक्विड है, थिकनेस T2 है, और ये म्यू3 है, इसमें T3 है, 3 मीडियम। और हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, तो बोला जाएगा फाइंड द टोटल शिफ्ट। तो टोटल शिफ्ट जो होगा वो हो जाएगा, ऐड कर देंगे सबको, T1 इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू1, ये इसके कारण शिफ्ट होगा, मीडियम 1 के कारण, प्लस इसके कारण भी शिफ्ट होगा, तो दैट इज T2 इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू2 प्लस T3 इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू3। ये चलेगा, चौथा भी होता तो ऐड कर देते हैं। दिस इज द टोटल शिफ्ट ड्यू टू द मल्टीपल लिक्विड्स। प्लीज नोट डाउन कर लो बच्चों। उसके बाद क्वेश्चंस भी कुछ करके देख लेते हैं। हम लोगों ने बच्चों फार्मूला भी किया है, रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। आप लोगों को शायद याद हो, हमारे पास एक सरफेस होता है ऐसा, एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, दिस रेज ट्रेवल लाइक दिस वन, और यहाँ पे नॉर्मल होता है ऐसा। तो हम लोगों ने इसके लिए डिराइव किया हुआ था बच्चों, ये म्यू1 है, ये म्यू2 है, इसकी कुछ रेडियस होगी दैट इज r, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, और ये इमेज डिस्टेंस है v। तो हम लोगों ने इसके लिए फॉर्मूला जो डिराइव किया था वो क्या था, वो था, मैं ये लिख देता हूँ, माइनस म्यू1 बाई यू प्लस म्यू2 बाई v। ठीक है बच्चों, ये वाला दैट इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई r। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये पता होना चाहिए हम लोगों को।
यहाँ सरफेस चेंज भी कर सकता है, हमारा डेंसर और एयर मीडियम चेंज भी कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर लेंगे μ1 μ2, ठीक है। और इसी के हेल्प से तो हम लोग ड्राइव करते थे लेंस मेकर्स फार्मूला, तो इसको आप लोग नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद प्रिज्म के भी फार्मूले थे जो हम लोगों ने किए थे, वो भी नोट कर लेते हैं। मिनिमम डेविएशन, हमारे पास प्रिज्म था ऐसा, और ये होता था हमारा डेविएशन एंगल डेल। तो हम लोगों ने इसके लिए भी फॉर्मूला ड्राइव किया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज इक्वल टू साइन क्या था, a प्लस डेल मिनिमम डिवाइड बाई 2 अपॉन साइन ऑफ a बाई 2, ठीक है, ये फॉर्मूला था। और a क्या होता था, ये हमारा प्रिज्म एंगल होता था, ये वर्टिकल वाला a एंगल, और ये था मिनिमम डेविएशन वाला। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग प्रिज्म का ही लेते थे, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी था कि प्रिज्म अगर छोटा हो, पतला हो, पतले प्रिज्म के लिए क्या करते थे हम लोगों को यहाँ पर साइन को हटा देना है, तो क्या लिखेंगे, a प्लस डेविएशन अपॉन a, ये मिलेगा। सो a इंटू म्यू माइनस a इज इक्वल टू डेविएशन, और वी कैन से डेविएशन इज इक्वल टू a इंटू म्यू माइनस 1, ठीक है। यह है छोटे प्रिज्म के लिए, जहाँ पे 2 4 5 एंगल की बात होगी और डेविएशन निकालनी होगी तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और हम लोगों के पास एक ग्राफ भी था इसका, वो ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ग्राफ ऐसा था कि हमारे पास दिस इज डेविएशन एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ऐसा एक ग्राफ चलता था, ये मिनिमम डेविएशन था और यहाँ पे एंगल था ये। तो यहाँ पे जहाँ पर मिनिमम डेविएशन होता है वहाँ लिखते थे I1 इज इक्वल टू I2, R1 इज इक्वल टू R2, अगर आपको याद होगा तो ग्राफ याद कर लो। ग्राफ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आ सकता है हमारे पास। तो शेप तो हमारे को पता होनी ही चाहिए ना, क्या शेप होता है, ठीक है बच्चों। तो कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं अभी तक हम लोगों ने जो किया है, जो भी चीज़ें, प्लीज़ मेक ए नोट। हाँ बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, किसका, ये प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर, इट इज सिल्वर्ड ऑन इट्स प्लेन सरफेस, फाइंड फोकल लेंथ आफ्टर सिल्वरिंग। हमारे को बोला गया फाइंड द फोकल लेंथ आफ्टर सिल्वरिंग, सिल्वरिंग करने के बाद क्या होगा। तो प्लानो कॉन्वेक्स है, मतलब ये सरफेस है और दूसरा सरफेस से प्लेन है, और यहाँ पर सिल्वरिंग की गई है ऐसा। तो हमें मालूम है इस तरह के लिए क्या लिखना है, 1 अपॉन टोटल फोकल लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, प्लस फ्लैट सरफेस का फोकल लेंथ तो 0 ही होगा, ठीक है, फ्लैट सरफेस का क्या कुछ नहीं हो सकता। फाइंड द फोकल लेंथ आफ्टर सिल्वरिंग, तो ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। और 1 अपॉन FL तो हमारे को मालूम है बच्चों क्या होता है, ये ले लेंगे हम लोग। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.5 माइनस 1 0.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है तो यहाँ पे 10 डाल देंगे, ठीक है, ये 0.5 है तो यहाँ वैल्यूज डाल देते हैं 2 इंटू 0.5 अपॉन 10, तो ये सीधा आ गया 10 सेंटीमीटर, फर्स्ट ऑप्शन हो गया, दैट्स इट, है ना, इजी, प्लीज नोट कर लो। हाय बच्चों, होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2, अ डिस्क इज प्लेस्ड ऑन ए सरफेस ऑफ ए पॉन्ड विच हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3। हमारे पास एक पॉन्ड है, तो पॉन्ड ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉन्ड है, इसमें वाटर है, यहाँ डिस्क प्लेस कर दिया गया ऐसे। सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड 4 मीटर बिलो द सरफेस, 4 मीटर इसके नीचे सोर्स ऑफ लाइट है। द मिनिमम रेडियस ऑफ दिस लाइट इज नॉट कमिंग आउट, लाइट इज नॉट कमिंग आउट, तो लाइट के जो रेज होंगे कुछ ऐसे जाएंगे, राइट, ऐसा बाहर नहीं आ पाएंगे वो रेज। तो इतना एरिया ये डिस्क का है हमारे पास,
तो मिनिमम रेडियस ऑफ द डिस्क, ये कितनी रेडियस होनी चाहिए। तो बच्चों हम लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो किया हुआ है, तो जब भी हमारे पास, मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ, जब भी हमारे पास रे ऐसे जाएगा और पैरेलल टू द सरफेस जाएगा ऐसे, तो इतना जो एरिया ऑफ डिस्क है, इतने एरिया से लाइट बाहर नहीं जा पाएगा। दिस इज द रेडियस आर। तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल आई सी, और ये होता है 90 डिग्री। यहाँ रे ऑफ लाइट है, ये भी ऐसे करके इधर से निकलेगा। सेम सिचुएशन इधर भी है, दोनों तरफ, दोनों और है। तो हमारे को ये रेडियस फाइंड करनी है, तो यहाँ के लिए स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं हम लोग। यहाँ के लिए तो क्या लिखेंगे, म्यू ऑफ लिक्विड इनटू साइन आई सी इज इक्वल टू 1। ये तो पूरा 1 हो गया हमारे पास। और कहने वाली बात यह है कि दिस इज 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है। तो साइन आई सी, तो ये भी आई सी होगा। तो साइन आई सी में लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। तो क्या लिख सकते हैं आगे, म्यू इनटू साइन आई सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ऑफ 16 दैट इज इक्वल टू 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 हमारे पास है। सो आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 16 5/3 दैट मीन्स 3/5। यहाँ पे स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आर स्क्वायर प्लस 16 इंटू 9। तो ये हो जाएगा 16 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144। सो आर स्क्वायर हो जाएगा 144 अपॉन 16, यानी कि आर की वैल्यू आ गई 3। दिस वन हो गया आंसर, बड़ा इजी था। आगे बढ़ते हैं। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर एंड कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर आर कंबाइंड टुगेदर, दोनों को जोड़ दिया गया है। व्हाट विल बी द रिजल्टिंग पावर। तो बच्चों पावर तो हमारे को पता है, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर है, तो 1/f1 प्लस 1/f2। ये 0.8 मीटर हो गया, और दूसरा है -0.5, ये करना पड़ेगा मुझे। ये हो गया 10/8 माइनस 10/5, 10 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा -3/8। सो टोटल पावर इज कमिंग आउट टू बी -10/8 1 पॉइंट। तो जब भी हम पावर फाइंड करते हैं तो हमें क्या करना होता है, फोकल लेंथ को मीटर में रखना होता है, आप ध्यान में रखना। तो हमने 0.8 कर दिया, 0.5 कर दिया, तो 0.8 का मतलब 10/8, 0.5 मतलब 10/5। तो 10 मैंने कॉमन ले लिया था, 8 5 40, ये नीचे 40 आएगा, सॉरी दिस इज -30/40, -30/40। कुछ गड़बड़ तो नहीं, 10/8, 10 मैंने बाहर ले लिया है, 5 - 8 3, 30 हो गया, 40, 30/40 तो आएगा बच्चों। 5 - 3 -30, माइनस में आ रहा है पावर हमारा। दिस वन 0.8 फोकल लेंथ, और F2 हमारे पास -0.5 है, कॉन्केव लेंस है तो माइनस मुझे लेना ही पड़ेगा फोकल लेंथ। तो ये 10/5 माइनस 8/5, 10/5, 10 इज कॉमन, 40 -30/40। कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कुछ इश्यू है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग इन डाटा इन दिस। दूसरा है, फॉर द गिवन इंसिडेंट एज शोन इन फिगर द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होना चाहिए ऑफ दिस रे, द मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विल बी। मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मांगा गया है बच्चों प्रिज्म के लिए। देखो इंसिडेंट लाइट है
आ रहा है। तो मिनिमम जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात होगी तो हम लोगों को ग्रेजिंग वाला लाइन लेना है, मतलब व्हेन रिफ्रैक्टेड रे बिकम पैरेलल टू द सरफेस। तो क्या लिखेंगे बच्चों, हम लोगों को यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी खुद से। दिस वन, रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है, ये 45 डिग्री, फिर रे ऐसे आएगा और ये पैरेलल रे आपको लेना पड़ेगा, दिस वन। तो ये रिफ्रैक्टेड हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 माइनस आर हो गया, ये 90 माइनस आर हो गया, ये वाला एंगल। तो हमें यहाँ पर मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए मुझे स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा बच्चों। तो मैं यहाँ के लिए स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ। तो क्या लिखेंगे, 45 डिग्री है तो मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू, अंदर आ गए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो जाएगा, म्यू साइन आर, ये हो गया हमारे पास। तो हमारे को क्या मिलेगा, म्यू साइन आर इज इक्वल टू 1/√2, म्यू साइन आर 1/√2 मुझे मिल गया। ठीक है, अब हम लोग इस सरफेस की बात करेंगे। तो ये 90 माइनस आर है और इधर 90 डिग्री है ये, तो मैं क्या लिखूंगा, म्यू इंटू साइन 90 माइनस आर। अब हम बाहर आ गए तो इज इक्वल टू साइन 90, इज इक्वल में साइन 90 और म्यू भी 1 है, तो ये 1 हो गया। तो यहाँ मुझे मिल गया म्यू कॉस आर इज इक्वल टू 1। अब मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग और एडिंग कर दूँ तो मेरे को कुछ मिल सकता है। स्क्वायरिंग एडिंग करूँगा तो म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो सब म्यू स्क्वायर बच जाएगा मेरे पास। दिस इज 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2, तो म्यू हो गया 3/2 अंडर रूट, है ना, थर्ड ऑप्शन। वेरी नाइस, 2002। ये देखना है बच्चों अच्छे से, हमारे पास दिया गया है अ बल्ब इज लोकेटेड ऑन ए वॉल, its image is to be obtained on a parallel wall with the help of convex lens. If the distance between parallel wall is a small d, then required focal length of lens placed in between the walls, the required focal length of lens placed between the walls। देखो बच्चों, हम लोगों ने किया हुआ है डिस्प्लेसमेंट मेथड वाला फार्मूला कि जब d हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 4f होगा तो हमारे पास पोजीशंस, 2 पोजीशंस अवेलेबल होंगे लेंस के लिए, सो दैट इमेज कैन बी फोकस्ड ऑन द वॉल। दैट मीन्स d/4 greater than equal to f, और वी कैन से f less than equal to d/4, दिस वन लेस देन इक्वल टू d/4। तो ये फोर्थ ऑप्शन स्टेट है, कैलकुलेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमें टिक मारना है, आंसर लाना है। कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं ना पहले ही। दूसरा ये है कि जब हम लोग ऐसे ऐसे काटेंगे लेंस को तो ट्वाइस फोकल लेंथ होगा, लेकिन जब ऐसे ऐसे काटेंगे एक्स डैश है तो फोकल लेंथ रिमेन सेम। ठीक है बच्चों, तो y डैश x o x डैश, लेट f डबल डैश f डब्ल्यू फोकल लेंथ ऑफ द कंप्लीट लेंस, ईच ऑफ लेंस 1 के लिए x और 1 डैश है तो सेम रहेगा, f और f डैश सेम होगा, लेकिन इसके लिए हमारे पास f डबल डैश है, f डबल डैश 2f हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 आ रहा है बच्चों। बी केयरफुल गाइस, इसमें कहीं कंफ्यूजन में बच्चे लोग कुछ और टिक मार के आ जाते हैं, सो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव मटेरियल प्रिज्म रूट 2, यहाँ प्रिज्म की बात हो रही है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म ऑफ द मटेरियल इज √2। हमारे पास प्रिज्म है ऐसा, रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म मेट मिरर इनवर्ड, यहाँ से करके इसको मिरर बना दिया होगा, ये अंदर का पोर्शन मिरर बन चुका है। अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इंटरिंग प्रिज्म फॉर द अदर फेस विल रिट्रेस इट्स पाथ। इस पर ध्यान देना बच्चों, रिट्रेस इट्स पाथ। तो रिट्रेस के लिए क्या होना चाहिए, रिट्रेस के लिए रे ऐसे आ करके ना परपेंडिकुलर स्ट्राइक करनी चाहिए, तभी ये इसी डायरेक्शन में वापस आएगा और फिर यहाँ से बाहर निकलेगा। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो बी केयरफुल इन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। एंगल ऑफ इंसिडेंस मांगा गया है, देखो बच्चों ये 30 डिग्री है, ये 90 है, 90 और 30 120, तो ये 60 हो गया, तो ये 30 हो जाएगा क्योंकि टोटल तो ये 90 है।
30। तो रिफ्रैक्शन एंगल 30 डिग्री, अब स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं, 1 इंटू साइन आई म्यू इंटू साइन 30, ठीक है। ये है म्यू हमारे पास √2 है, सो साइन आई √2, ये हाफ हो गया, तो यहाँ √2/√2 कर देंगे, ये कट जाएगा, 1/√2 मिल रहा है, सो आई हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री, 45 डिग्री, है ना। स्नेल्स लॉ बच्चों जान बचाता है हमेशा, हर एक बार। तो स्नेल्स लॉ से दोस्ती कर लो, बार बार उसको प्रैक्टिस करो और कोशिश करो बिल्कुल बेसिक्स वाला लगाने का, है ना। स्नेल्स लॉ ही बेसिक होता है, वही हम लोग बार बार लगाते हैं, इसको नोट कर लो बच्चों। हाँ बच्चों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हैं टेलीस्कोप वाले। A telescope has an objective length of 10 cm diameter and situated at a distance of 1 km from two objects. Two objects है, इसके 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, दिस इज कैपिटल डी। इन दोनों बीच का डिस्टेंस ले लो, y हमें नहीं पता। अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा मिलके इसके पास एंगल कुछ बनाते हैं, दिस इज एंगल थीटा। तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। काफ़ी ईजी है, थीटा स्मॉल तो tan थीटा ले सकते हैं, परपेंडिकुलर पे बेस y/d लिख सकते हैं हम लोग, y/D 1.22 लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, राइट। तो द मिनिमम डिस्टेंस y हमको फाइंड करनी है बच्चों, तो 1.22 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल डी हो गया। स्मॉल डी है डायमीटर ऑफ दिस लेंस, दैट मीन्स 0.1 मीटर, ये 1.22 लैम्डा है, और लैम्डा गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 इन 10⁻³ इनटू d, 1 किलोमीटर फ्रॉम टू ऑब्जेक्ट्स, ये 1 किलोमीटर है मतलब 10⁻³ मीटर, ये कट जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा और ये 12.2 हो जाएगा। सो 12.2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁴, ये मिल रहा है बच्चों हमारे को। प्लीज मेक ए नोट, ये कितना मिलेगा 5 12.2 है इंटू 5 इंटू 10⁻⁴ है, ठीक है बच्चों। और ये हमारे पास डिस्टेंस था 1 किलोमीटर, तो ये 10⁻³ मीटर हो गया। तो 5000 एंगस्ट्रॉम था, 10⁻⁻10 था ये, सॉरी, तो -10, तो ये -7 बचेगा यहाँ पे हमारे पास, 10⁻⁻7, ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, देखते हैं टेलीस्कोप वाले कैसे क्वेश्चन आया हुआ है। ERPMT 2004 में ये क्वेश्चन आ चुका है। टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ 10 cm डायमीटर एंड सिचुएटेड डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम टू ऑब्जेक्ट्स। दिस इज टू ऑब्जेक्ट्स, दिस इज द सिचुएशन, दिस इज कैपिटल D। तो ये जो है हमारे पास हो सकता है कुछ एंगल बनाए। वाई द सेपरेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, तो हमारे पास फॉर्मूला था ना थीटा वाला, 1.22 लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। स्मॉल डी होता है डायमीटर ऑफ दिस लेंस। थीटा को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर पे बेस, थीटा स्मॉल है, tan थीटा भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर पे बेस y/d। सो y/कैपिटल D नीचे आएगा, तो 1.22 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल डी, ये लिख लेंगे बच्चों हमारे पास। तो क्या आएगा 1.22 लैम्डा, लैम्डा है 5000 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 और d है 10⁻³ और स्मॉल d है 0.1। तो ये कितने कितने जीरोज मिलेंगे बच्चों, देख लो, 1 2 3 3 6, तो ये हो जाएगा 12.2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻4। तो ये कितना हो जाएगा 5 to 10 61 10⁻⁻4, और वी कैन से 6 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये 6 mm आएगा। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है बच्चों, यहाँ पे 6 mm होना चाहिए था, हम लोग का आंसर हम परफेक्ट है। नेक्स्ट, telescope has an objective length of focal length 200 cm and eyepiece with focal length 2 cm. If this telescope is used to 50 meter tall building at a distance of 2 km, कोई tall building है, ये टेलीस्कोप है, ये 50 मीटर टॉल बिल्डिंग है, डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर, ये 2000 मीटर है। What is the height of the image of the building formed by the objective lens? तो हाइट कुछ ऐसी बनेगी ना, बिल्कुल ऐसा कुछ, इसकी हाइट ऑफ इमेज।
तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं हम लोग, ये भी थीटा ले लो, ये भी थीटा ले लो, तो क्या लिख सकते हैं tan थीटा 50/200। व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज बिल्डिंग फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, ये हाइट फाइंड करनी है मुझे। ठीक है बच्चों, फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 50/2000 tan थीटा, और यहाँ tan थीटा क्या लिखेंगे, हाइट बाय डिस्टेंस x, ये लिख सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है एक्चुअली ये अब 2000 मीटर बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, तो हम लोग ये इसको ले सकते हैं कि बहुत दूर है, इनफाइनाइट है, और ये बन जाएगा हमारा ये फोकल लेंथ। x को फोकल लेंथ ले सकते हैं, फोकल लेंथ हमारे पास 2 मीटर है, तो दिस x इज फोकल लेंथ 2, तो एक जीरो कट जाएगा हमारा, 5 × 2 10 हो जाएगा, 10/200 दिस इज हाइट h, तो ये आ जाएगा 1/20, 1/20 मीटर है ये, तो 1/20 मीटर मीन्स 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा हम लोग। ठीक है बच्चों, इस तरह क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से डील करना। बहुत बच्चे बोलते हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस क्यों ले लिया, भाई आप ये हाइट देखो, ये 50 मीटर है और ये 2000 मीटर है, बहुत दूर है ये, इसलिए हमें लेना पड़ेगा वो चीज़। इसको नोट कर लो बच्चों प्लीज़। हाँ बच्चों, ये एम्स 2005 के क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ हमें करना है व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल एट द एयर कोर इंटरफेस ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इफ n1 and n2 आर द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द कोर एंड द क्लैडिंग रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है बच्चों, उसके अंदर की तस्वीर कुछ ऐसी होती है कि यहाँ एक लेयर होता है ऐसा, और अंदर वाले को बोलते हैं कोर, और ये जो लेयर है बाहर वाला इसको बोलते हैं क्लैडिंग, ये बोलते हैं। तो यहाँ जो रे जाएगा ऐसे, वो रिफ्लेक्ट होगा ऐसे इधर, या फिर यूं कह लो इसके साथ साथ जाएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, फिर आएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो ये जो हमारे पास है, ये इसका एक्सिस ऑफ दिस ऑप्टिकल फाइबर है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये 90 हो जाएगा, ये 90 - I हो जाएगा। तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, यहाँ का हमारे पास n2 है, तो हमारे को रिलेट करना है मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल I फाइंड करनी है। ठीक है, करते हैं। तो जब हम लोग, ये डेंसर मीडियम है, n1 greater than n2, n1 greater than n2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्रिटिकल एंगल की बात करें, मैक्सिमम एंगल का मतलब हो गया, ये हो गया हमारे पास क्रिटिकल एंगल का कंडीशन आई वाला। तो यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं n1 sin of I is equal to n2 sin of 90, तो यहाँ हो जाएगा n1 sin I is equal to n2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे लिए 90 - I। तो यहाँ के लिए अगर हम लोग लगाते हैं, यहाँ भी एक इंटरफेस बना लो, लाइट रे कुछ ऐसा जाएगा, तो यहाँ से बेंड होकर फिर अंदर गया है, क्योंकि बाहर तो एयर है। तो अगर हम बाहर की बात करें, हाय बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से भी करके देख लेते हैं। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इज 9। अब देखो बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप के लिए तो हमारे को पता है ना, f0/fe, ये गिवन है 9, सीधा डाटा लिख लिया। When it is adjusted for parallel lens, the distance between the objective and eyepiece is 20। तो जो लेंथ होता है हम लोग क्या लिखते हैं, f0 + fe, है ना, फॉर एनी पैरेलल रेज कमिंग। तो ये दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज, तो बहुत ईजी है। तो
ये आ चुका है 2012। सो वी कैन राइट एफ नॉट इज इक्वल टू 9 FE। एफ नॉट को लिख लेंगे 9 FE, डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 FE। तो FE मेरे को मिल गया 2, FE मुझे मिल गया 2, तो FE की जगह 2 डाल दूंगा तो एफ नॉट आ जाएगा 18। सो 18 एंड 2 बेस्ट कॉम्बिनेशन, दिस वन, है ना, इजी है। और ये देख लेते हैं ARPMT 2011, a thin prism of angle of 15 degree made of glass refractive index O is combined with another prism of this. The combination of the prism produces dispersion without deviation. Deviation नहीं हो रहा है, dispersion हो रहा है। The angle of the second prism, जब हमें deviation बिल्कुल जीरो मिल जाए तो deviation produced by the prism 1 is equal to कर दो deviation produced by the prism 2, राइट। टोटल डेविएशन नलीफाई हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो एंगल ऑफ द प्रिज्म, छोटे एंगल के लिए काम कर रहे हैं हम लोग, 15 डिग्री है, रिफ्रैक्टेंस 1.5, तो 1.5 माइनस 1 0.5 इंटू 15 डिग्री, μ2 है 1.75, तो ये 0.75 हो जाएगा और A2 मिल जाएगा मुझे। बहुत ही इजी है, लॉलीपॉप हो गया है। तो 5 को 5 से तो 0.05 हो गया ये, तो 0.05 करेंगे तो ये हो जाएगा 10, तो A2 की वैल्यू आ गई 10 डिग्री। ठीक है बच्चों, 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री, ये वाला सॉल्व कर लेंगे, A2 10 आ जाएगा। नेक्स्ट है, इससे भी नेक्स्ट कर लेते हैं, सबसे अच्छा क्वेश्चन करके देखते हैं। ये क्वेश्चन करके देखते हैं, नीट 2019, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 सिमिलर थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ ईच आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट। तो ऐसे ऐसे कॉन्टैक्ट में 2 थिन लेंस है, ऐसे फोकल लेंथ f ईच, ये भी f है और ये भी f है हमारे पास, आर केप्ट कोएक्सल इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, से फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन f1 है। सो लिख सकते हैं 1/f1 प्लस 1/f2 when the space between the two lenses filled with the glycerin। अब यहाँ पे स्पेस फिल कर दिया गया है, कितने से फिल किया गया है, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे जो शेप हमारे पास बन रहा है बीच में, वो कुछ ऐसा वाला शेप बन रहा है ना, कॉनकेव वाला। अब यहाँ पे 3 लेंसेस हो गया है, 2 तो पहले से ही थे, एक कॉनकेव वाला बीच में घुस गया है। सो क्या लिखेंगे 1/f2, 1 ये पहले था 1/f प्लस 1/f, यानी कि 2/f पहले था जब ग्लिसरीन नहीं था। ग्लिसरीन के आने की वजह से 1/f प्लस 1/f माइनस 1/f करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी सेम लेंस की तरह बिहेव करेगा, डिफेक्टिव इंडेक्स सेम है इसका। तो ये दोनों कट हो गया, ये 1/f आ गया, 1/f1 है 2/f, 1/f2 है 1/f, दोनों का रेशियो ले लेंगे तो हमारे को मिल जाएगा 1:2। ठीक है बच्चों, डिवाइड कर दो तो आ जाएगा f2/f1 इज इक्वल टू 2/1, और f1 f2 करेंगे तो 1:2, यानी कि सेकंड ऑप्शन आ गया। हाँ, क्वाइट गुड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग करो, बहुत सारे क्वेश्चंस करो, रिवाइज करो और डाउट लेके आया करो। ठीक है बच्चों, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ARPMT 2014 है। मैं आपको ये होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आपको जो भी आंसर आता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपका आंसर क्या आया है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन का आप लोग नोट कर लो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ क्वेश्चन डालने वाला हूँ, तो आप देख सकते हो। प्लीज़ मेक ए नोट, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, किसका क्या आया है। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है बच्चों, तो आगे हमें क्या करना है, मान लो ये साइन थीटा से ऐसे एंट्री किया होगा इसने, तो यहाँ के लिए स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या लिखेंगे 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू n1 इंटू साइन 90 माइनस आई, ये मिलेगा मुझे। तो यहाँ से साइन 90 माइनस आई कॉस आई हो जाएगा, सो n1 कॉस ऑफ आई इज इक्वल टू साइन थीटा। अब यहाँ साइन आई है, यहाँ कॉस आई है, हमारे को यहाँ पे कहीं पे आई नहीं चाहिए, बेसिकली एक्सेप्टेंस एंगल मांगा गया था, ये एंगल आई एक्चुअली नहीं मांग रहा था। एक्सेप्टेंस एंगल मतलब कितने एंगल से ये इंटर करेगा लाइट, दैट इज एक्सेप्टेंस एंगल, वी हैव टू फाइंड आउट। तो यहाँ से मुझे मिल गया है साइन आई इज इक्वल टू n2/n1, और यहाँ से मुझे मिल गया है कॉस आई, कॉस थीटा नहीं है, कॉस आई मुझे मिला है, दिस इज कॉस आई।
तो कॉस आई मुझे मिल गया साइन थीटा बाई n1, स्क्वायरिंग और एडिंग कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर आई प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, दिस इज n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन n1 स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है मुझे, इस चीज़ को मैं इधर ले जा रहा हूँ, सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ये आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये वाला बी वाला ऑप्शन मेरे को मिल रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, ये इसको समझना है, एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, खत्म है। और भी क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ जेई के लिए और नीट के लिए, तो आप लोग को बिल्कुल सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लो अच्छे से, और जो भी आपको टिपिकल चीज़ें लगती हैं वो भी उसको नोट डाउन करो। ठीक है बच्चों, सो कीप रिवाइजिंग एंड रेज मेनी डाउट्स। अभी हम अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे, मोर इन पास्ट ईयर पेपर्स, पास्ट ईयर क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।